हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हम मई मंथ की जो हमारी विजन आईएएस की मैगज़ीन है उसको कवर कर रहे थे, जिसका आज हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक को। तो साइंस एंड टेक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जितने भी क्वेश्चन हम साइंस एंड टेक के देखते हैं प्रीलिम्स में, जो कि बहुत सारे आते भी हैं, उसमें 90% हम बात करें तो 90% क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक के होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पोर्शन ये कवर करना बन जाता है, जिसको हम कवर करेंगे। तो बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में हमारा पहला कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ 3 पेरेंट बेबी। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारे अगर पेरेंट की हम बात करते हैं तो एक हमारे मदर है, एक फादर, राइट। मतलब कि क्या है कि 2 ही हमारे पेरेंट हैं, राइट। तो नॉर्मली तो यही कंडीशन होती है, बट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है 3 पेरेंट बेबी की। तो क्या होता है ये 3 पेरेंट बेबी, ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं, सब कुछ जानेंगे। अच्छा, अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक बेबी जो है वो बॉर्न हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ है। कहाँ पर पैदा हुआ है? यूके में, ठीक है। यूके में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसमें 3 लोगों का डीएनए यूज़ किया गया था। तो मतलब क्या हुआ है कि 3 लोगों के डीएनए का यूज़ करते हुए एक बेबी पैदा हुआ है। कहाँ? यूके में। और यहाँ पर क्या किया है हमने, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट जो है उसका यूज़ किया था। तो बात की जाए कि यूके में अभी क्या हुआ है, यूके में खास बात यह हुई है कि एक बच्चा पैदा हुआ है। अरे बच्चा तो हर जगह पैदा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक क्या बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया भर में जाने कितने बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं। लेकिन खास क्या है, खास ये है कि ये बच्चा जो ये 3 पेरेंट बेबी है, क्योंकि इसमें जो डीएनए यूज़ हुआ है ये 2 लोगों का नहीं बल्कि 3 लोगों का यूज़ हुआ है। 3 लोगों का डीएनए इसमें यूज़ हुआ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो चुका है कैसे, जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है इसका यूज़ करते हुए। अब आपके मन में ये बात आती होगी, अरे ऐसा ट्रीटमेंट भी होता है क्या, ऐसा कैसे होता है, ये क्या है ये ट्रीटमेंट, जरा इसके बारे में बताओ। चलो जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट क्या है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो एक बच्चा है, ठीक है, जो चाइल्ड है वो कंसीव किया जाता है आईवीएफ के जरिए, ठीक है। आईवीएफ बहुत अभी हम देखें तो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत सक्सेसफुल ये प्रोसीजर रहा है आईवीएफ का। इसमें क्या होता है, जो लोग जो है जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है पेरेंट्स का उसका यूज़ करते हुए आईवीएफ के जरिए क्या करते हैं, बच्चे को डेवलप करते हैं। लैब में बच्चा समझ लो डेवलप होता है, जो उसका एम्ब्रियो बनता है वो लैब में बनता है, ठीक है। कई सारी जो वीमन है हमारी इंडिया में, कई सारी प्रॉब्लम उनके साथ होती है, हेल्थ कंडीशन उनकी ऐसी होती है कि वो जो बेबी है उसको अपनी वूम में पाल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है उनकी बॉडी के अंदर। तो वो जो फर्टिलाइजेशन है ना एग का, ठीक है, मेल एंड फीमेल का, तो जो फर्टिलाइजेशन है इनका जो एग का वो होता है लैब में, और जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो जब वो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं किसमें, फिर जो फीमेल की बॉडी है उसमें। ये एक प्रोसीजर होता है जिसको कभी डिटेल में हम किसी और दिन जब ये चर्चा में आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि जो ये टेक्निक है ना, इसमें क्या होता है, एक बेबी है उसको कंसीव किया जाता है आईवीएफ के जरिए, जिसमें पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है और एक डोनर है उसकी माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल यूज़ होता है। तो समझ में आ रही है क्या चीज़ है, 3 पेरेंट कैसे हुए? 3 पेरेंट ऐसे हुए हैं कि क्या हो रही है, आईवीएफ से हो रही। पहली बात तो ये समझो, आईवीएफ में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो मेल एंड फीमेल का जो एग है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड कराते हैं लैब में। बॉडी में नहीं होता फीमेल की, लैब में ये फर्टिलाइजेशन इसका होता है, ठीक है। अभी जो फर्टिलाइजेशन है तो इसमें मेल फीमेल के जो एग है वो ही तो फर्टिलाइज्ड होंगे ना। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स का ही ले रहे हैं, लेकिन जो एक माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल होता है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको किसी डोनर से ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी बोल रहे हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो क्या होता है कि एक डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो होता क्या, देखो एक सपोज करो एक मदर है, ठीक है, मदर जो है उनको क्या है कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इनको कोई बीमारी है, तो अब बच्चा पैदा होगा तो उसको भी वही बीमारी होगी। तो ऐसा हम बचा सकते हैं, भाई मदर को तो है ही बीमारी लेकिन बच्चे को ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसको हम जो है
है रिप्लेस कर देते हैं किसी और पर्सन के माइटोकॉन्ड्रिया से, जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है उससे रिप्लेस कर देते हैं मदर का माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक मटेरियल तो मदर का ही रहेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसी और पर्सन का इसमें डाल देते हैं, और बच्चा जो पैदा होता है उसमें वो बीमारी नहीं होती जो मदर को होती है। तो इससे जो बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हैं वो पास नहीं होती हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, इसको 3 पेरेंट बेबी प्रोसेस भी बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा भी। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, जो एम्ब्रियो है जिसमें हम स्पर्म और एग को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। हमने देखा ना मेल एंड फीमेल एग, हमने बात की थी मेल एंड फीमेल एग इनका ही तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो इसमें क्या है कि स्पर्म हम बोलते हैं मेल के जो एग है, और जो है ओवा बोलते हैं फीमेल के एग को। तो इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट का कंबाइन होता है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़े से जो बैटरी लाइक स्ट्रक्चर हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था बायोलॉजी में, अगर आपको याद हो। 9th क्लास काफ़ी लंबा समय हो गया, बट अगर याद हो तो ये हमने देखा था कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, डोनर के एग से रिप्लेस कर देते हैं। इससे जो रिजल्टिंग बेबी होता है उसमें डीएनए तो मदर फादर का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जेनेटिक मटीरियल जो है वो डोनर का भी होता है। ठीक है, 37 जीन्स किसके होते हैं, डोनर के भी होते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन टेक्निक अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में, तो कौन सी टेक्निक्स का यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में, तो 2 कॉमन टेक्निक्स हैं, एक है एमएसटी, दूसरी है पीएनटी। दोनों ही टेक्निक्स जो हैं इसमें एग्स या एम्ब्रियो जो है उनको हम न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं, और एक हेल्दी डोनेटेड माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ इसमें होता है। दोनों में ही जो हमारी एमएसटी और पीएनटी है, इसमें जो एम्ब्रियो बनकर आता है उसमें पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और दोनों ही टेक्निक अच्छे से काम कर रही हैं। अभी दोनों टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। तो पहले है एमएसटी, दैट इज मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक। तो यहाँ पर न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो है इसको एग से हम रिमूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डोनेटेड एग्स में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल रिमूव होता है। ठीक, फिर एग्स जो है उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। अब इसमें 2 समझो क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर समझ सकते हैं हम कैसे। ये तो पेरेंट कपल है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो पेरेंट बनेंगे, एक ही डोनर है। डोनर के पास में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी नहीं है लेकिन एग सही है। तो क्या करता है, क्या करा जाता है कि इसमें से क्या करा जाता है, हेल्दी डोनर जो है, हेल्दी डोनर का डीएनए हटा दिया जाएगा, और जो मदर का न्यूक्लियर डीएनए है उसको एग से हटा दिया जाएगा। ठीक, और उसमें डोनर का एग डाल दिया जाएगा, जो बनेगा वो उससे क्या होगा, जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा। नेक्स्ट है पीएनटी, दैट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्स को फर्टिलाइज करते हैं हम लैब में, जिससे एम्ब्रियो बनता है। जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, हर जो एम्ब्रियो में जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है जो डोनेटेड एग्स से क्रिएट किया गया एम्ब्रियो होता है उसमें। ठीक है, समझो, डोनर है, पेरेंट कपल है, इनका डोनर का एग है जिसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरेंट का एग है जिसमें एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब होता क्या है कि हेल्दी डोनर का जो एग है वो फर्टिलाइज हम पहले ही करा लेते हैं, और पेरेंट का एग भी फर्टिलाइज करा लेते हैं। उसके बाद में हेल्दी डोनर का जो न्यूक्लियर डीएनए है वो हटाते हैं, उसके बाद मदर का न्यूक्लियर डीएनए हटाते हैं, और डोनर का जो न्यूक्लियर हमने हटाया है वो हम मदर के डीएनए में डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्यूज्ड होकर बनकर आता है उससे क्या होता है कि जो डोनर का एग है उसमें न्यूक्लियर डीएनए कहाँ का है, मदर का। ठीक है, और डीएनए डोनर का है। तो न्यूक्लियर डीएनए हमने किसका डाला है, मदर का, और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो किसका, डोनर का। इससे जो ट्रांसफ्यूज्ड होकर आया है वो हमारा हेल्दी एम्ब्रियो बनकर आएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं इस एमडीटी के, तो डिजीज़ नहीं हो पाएंगी। हमने देखा ना कि मदर से जो डिजीज़ है वो बच्चे में आ जाए, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। जेनेटिक कनेक्शन देख सकते हैं, तो एमआरटी जो ये हमें क्या करते हैं, ओल्डर वीमन जो हैं जिसकी पुअर क्वालिटी के एग्स हैं वो बायोलॉजिकली रिलेटेड चाइल्ड को पैदा कर सकती है। ठीक है, अब ऐसी कोई वीमन है जो अब उसकी इतनी एज हो गई है कि वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अपनी बायोलॉजिकल चाइल्ड को पैदा कर सकती है एक यंगर माइटोकॉन्ड्रिया लेकर। ठीक है, यंगर डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया लेकर और अपना न्यूक्लियर डीएनए देकर। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम सेक्स फीमेल कपल्स जो है वो भी यहाँ पर क्या है, जो बेबी है उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इश्यूज़ क्या हैं इस डोनेशन ट्रीटमेंट से, तो इफेक्टिव है या नहीं, इसमें कंसर्न्स रहते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी रिस्क यहाँ पर रहता है कि जो डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया है और जो हमारा रिसीवर का न्यूक्लियर जीनोम है ये मैच करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी टेंशन रहती है। फिर डेटा इतना प्रोवाइडेड नहीं है, ये जो एमआरटी है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है हमारी इंडिया में। चाइल्ड पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इसकी लगती है। अब हम देखते हैं कुछ हमारी यहाँ पर जो इमेजेस दे रखी हैं और जो एडिशनल चीज़ दे रखी है वो पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस क्या होते हैं जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम इतने तामझाम कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बेसिकली पावर हाउस होता है सेल का। बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ पढ़ी थी 9th क्लास में, अगर याद हो तो। नहीं याद होगी ना तो भी ये चीज़ें पढ़ के याद आपको आ ही रही होंगी कि हाँ ये तो पढ़ा था। फिर है ये क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं और सेल के फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को प्रोड्यूस जो कर रही है सेल्स के लिए, वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिजीजेस यहाँ से होंगी उनको माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन भी बोलते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस भी बोलते हैं। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया इम्पेयर हो जाती है, मतलब ख़राब हो गई है, कुछ कमी आ गई है और सही से एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करती है, इससे ऑर्गन्स में भी फंक्शनिंग में भी अफेक्ट पड़ता है। इससे होता ये है कि हमारी जो ब्रेन है उसका डैमेज हो सकता है, कुछ ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मसल वेस्टेज भी हो सकता है। न्यूक्लियर डीएनए के तरीके से ये नहीं होती है, जो कि दोनों पेरेंट्स से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सिर्फ मदर से ही आता है, इसीलिए अगर मदर में कोई माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो बच्चे में हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो ग्रैंड मदर जो है जिनके पास में अगर म्यूटेटेड माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि अफेक्टेड सन और अफेक्टेड डॉटर, तो इससे होगा ये कि जो आपके जो ग्रैंड मदर हैं उनके बेबी हुए, तो एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, दोनों के पास में क्या है, अफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लेकिन जो सन का बेबी होगा ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सन का माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा ही नहीं बेबी में सिर्फ मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। तो उनकी जो बेटी का जो माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है वो उनके बेटी के बच्चों में भी जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है इस डोनेशन ट्रीटमेंट का, तो फर्टिलाइज्ड मदर का एग होता है जिसमें अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसको अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने रिमूव कर लिया। न्यूक्लियर का हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको रिमूव करा और क्या करा, डोनर का जो एग है उसमें पेरेंट्स का न्यूक्लियर मटेरियल हमने डाल दिया, बस बात खत्म, बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आज से नहीं, पिछले महीने से नहीं, बहुत समय हो गया है, कई बार हम इसको रिपीटेडली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों है, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के साथ में, और इन्होंने मिलकर क्या किया है, रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट को जिसका नाम है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स 2023। ठीक है, अच्छा जी, तो ये किसने रिलीज़ की है, WHO ने। तो WHO के बारे में जानना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल ज़रूरी है, चलो जानते हैं फिर। तो WHO की अगर हम बात करें तो 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब हम आज़ाद हुए उसके अगले साल ही ये जो है WHO इस्टेब्लिश हो गया। कहाँ पर है ये, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्या ये UN की एजेंसी है, बिल्कुल ये UN की ही एजेंसी है। इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं, हम मतलब हमारी प्यारी इंडिया भी इसका मेंबर है। अब ये जो नाम से पता चल रहा है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें अपने काम करती है। हेल्थ के एरिया में उसको प्रमोट करना है, बीमारियों से बचाना है, बीमारी से कैसे रोक सकते हैं, पैंडेमिक आ गए तो क्या करें, गाइडलाइंस कैसे प्रोवाइड करें, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये सारे काम इसके रहते हैं। ठीक है, अच्छा रिपोर्ट जो है ये क्या है, किसके लिए है, तो ये रिपोर्ट जो अभी जारी हुई है तो ये G7 कंट्रीज़ के लिए है। ठीक है, कि G7 कंट्रीज जो है जो कि मॉनिटर और हैंडलिंग कर रही हैं ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, उनके लिए रिपोर्ट है। ठीक है, अब हमने WHO के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमने देखा कि WHO के साथ में मिलकर किसने किया है ये रिलीज रिपोर्ट को, ग्लोबल AMR एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ने। तो इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है, ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ये पार्टनरशिप है बहुत सारी कंट्रीज़ की, NGOs की, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो किसकी पार्टनरशिप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, कंट्री है, फिर NGO है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। 2018 में ये लॉन्च हुई है। ठीक है, 2018 में लॉन्च हुई है, जिससे कि जो हमारे ग्लोबल लेवल पर जो हमारा क्या हो रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसमें कैसे कैसे रिसर्च डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें काम करने के लिए बनाई गई है। अब जानते हैं कि ग्लोबल AMR जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली हम AMR की बात करते हैं, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट इतने ढीठ हो जाते हैं कि इन पर कोई दवाई असर ही नहीं करती। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसी छोटे बच्चे को अगर स्कूल, जैसे आप कोई बच्चा है, ठीक है,
वो स्कूल गया, पहली बार गया, फर्स्ट टाइम गया और उसको उसकी डांट पड़ गई, तो वो उसी टाइम पे डांट पड़ गई इसीलिए वो रोने लगता है, राइट। फिर थोड़े साल बीते, ठीक है, अब वो आ गया सेकंड थर्ड क्लास में आ गया। अब उसके क्या हुआ, अब उसको पनिशमेंट मिली कि उससे कहा कि जाओ जाकर तुम मुर्गा बन जाओ, ठीक है। पहले ये पनिशमेंट्स मिलती थी, राइट। तो अब वो बेचारा, उसे पनिशमेंट मिल गई, उसको इसी बात में रोने लगा, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन और बीते, अब उसकी पिटाई लगने लगी, ठीक है। पिटाई लगने लगी तो फिर इस बात पे रोया कि अरे पिटाई लगने लगी। और उसके बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि उसके कितना भी मार लो, तोड़ दो, उसको कुछ भी सुना दो, कितनी भी डांट लगा दो, उस पर असर ही नहीं पड़ता उसके। अगर आप पिटाई लगा रहे तो वो हंस रहा है, आप उसको डांट रहे तो वो हंस रहा है, ऐसा हम लोग देखते हैं ना। तो ये जो है आप मतलब अब क्या हो गया, अब उस पर रेजिस्टेंस हो गया, अब उस पर AMR हो गया। मतलब क्या, अब उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा आपकी मार डांट का, कोई आप कितना भी डांट लो, उसको कितनी पिटाई लगा लें, फिर भी उस पर असर नहीं हो रहा है, राइट। अब मतलब क्या है, वो ढीठ बन गया। तो ऐसा ही होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि पहले पहले तो हम दवाई खाते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, बैक्टीरिया जो है उस पर क्या होता है, असर होता है, वो मर जाता है, बात खत्म। बट बार बार हम वही दवाई खा रहे हैं तो फिर बैक्टीरिया कहता है अरे ये क्या है, ये तो खाते ही रहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम दवाई खाएंगे लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा, बैक्टीरिया कहेगा अरे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दवाई खा लो, कितनी भी खा लो, मैं नहीं मरूंगा। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। समझ में आया। अब इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हमने लिया है, बट इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट वो सब आ जाते हैं जिन पर अब मेडिकेशन का कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, अब इसका रिजल्ट ये होता है कि मेडिसिन जो इनफेक्टिव हो जाएंगे। भाई अब जैसे अब बच्चे का हमने देखा ना कि उसको हमने डांटा, उस पर असर ही नहीं हुआ, तो हम कितना भी डांटें कोई असर हो ही नहीं रहा, तो हमारी डांट क्या है, उसका कोई असर नहीं है, तो डांट बेअसर हो गई। ऐसे दवाई का भी है कि जो हमने दवाई बनाई थी, दवाई खाएंगे इससे वो वायरस मर जाएगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा और हम सही हो जाएंगे। लेकिन अब उस दवाई का असर ही नहीं हो रहा, तो दवाई तो इन्फेक्टिव हो गई ना, हमारे लिए बेकार हो गई, क्योंकि अब वो वायरस बैक्टीरिया पर असर कर ही नहीं रही है, ठीक। अच्छा, कुछ फैक्ट्स देखें तो ये हमारा यही जो चीज़ है ना, ये ढीठ बन जा रहा है हमारा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, ये जो ढीठ बन जा रहे हैं, इन पर अब कोई असर नहीं हो रहा, वही चीज़ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। समझ आया। अब कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो लगभग 24 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं, ठीक है। टॉप 10 थ्रेट्स क्या हैं, तो WHO जो है वो 10 सबसे बड़े खतरनाक खतरे के बारे में बताता है, जिसमें एक खतरनाक खतरा हमारा AMR भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ड्राइवर्स ऑफ AMR कैसे हो जाता है ये AMR, ठीक है, कैसे ये ढीठ बन जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंजाई, कैसे ये ढीठ बनते हैं। तो ढीठ ऐसे बनते हैं कि हमारे यहाँ पर पहले तो कोई अच्छा ढंग का लॉ नहीं है, दूसरी चीज़ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अरे जरा से बुखार आया, जो दवाई रखी है वही खा ली उठाकर, अरे पिछले मंथ हमने वो दवाई खाई थी, ला वही उठा के ले आओ। तो कोई अवेयरनेस नहीं है कि अरे नीली वाली दवाई ले आओ, नीली वाली दवाई है बुखार की, खा ली। अब नीली दवाई किसी भी चीज़ की हम खाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट है कि मिसयूज़ और ओवर यूज़ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि कोई एंटी माइक्रोबियल कोई दवाई हम खा रहे हैं और उसमें लिखा है कि 5 दिन तक वो खानी है हमें, लेकिन हमने खाई कि 2 दिन में हम सही हो गए, हमने कहा अरे 5 दिन क्यों खाएंगे, 3 दवाई बचा कर रख लो, और ठीक है आगे फिर से आएगा बुखार तो खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, अभी तो हम सही हो गए। तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को स्किप कर देते, पूरा कोर्स नहीं करते, ठीक। 5 दिन का था, हमने 2 दिन ही खाई, तो 3 दिन जो बचे ना उसमें दवाई खाई नहीं, तो जो थोड़ा बहुत वायरस बचा होगा ना उस पर क्या होगा, उन दवाई का असर नहीं होगा, वो फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगली बार जब हम वो दवाई खाएंगे तो उनको पता अच्छा ये दवाई खाई थी तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, वायरस फाइट बैक कर लेंगे, इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन्फेक्शन और डिजीज़ प्रिवेंशन जो है उसमें कंट्रोल ज़्यादा है नहीं, प्रिवेंशन इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल्स होते क्या हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है इसको हम अगर बैक्टीरिया से कोई भी बीमारी होती है तो उससे फाइट बैक करने के लिए हम खाते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक। एंटीबायोटिक्स खाते हैं जिससे जो बैक्टीरिया से होने वाली दिक्कतें हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे टीबी है, ठीक है। तो टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो इसको फाइट बैक करने के लिए एंटीबायोटिक खाए जाएंगे। फिर एंटीवायरल कब खाएंगे, जब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हमारा कोविड-19 हमने देखा ना, वायरस है था, ये वायरस था, जैसे जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो ये सब क्या है, वायरस से होते हैं, तो हम इसमें खाएंगे एंटीवायरल, ठीक है। एंटी फंगल्स जो हम देखते हैं फंजाई से हो जाती हैं, जैसे हमें रिंग वॉर्म हो जाता है, एथलीट्स फूट हो जाता है, तो ये क्या है, फंजाई से होते हैं, तो इनके लिए हमें फाइट बैक करने के लिए एंटी फंगल खाए जाएंगे। फिर है पैरासाइट से होने वाली बीमारियां, जैसे कि थ्रेड वॉर्म है, हेड लाइस है, तो इसमें हमें क्या करना है, पैरासाइट है ये, तो हमें इससे प्रिवेंट करने के लिए एंटी पैरासिटिक्स खाने पड़ते हैं, ठीक।
तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो है वो सिर्फ एक तरीके की ही ऑर्गेनिज्म पे काम करती है। जैसे अब अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया से ही लड़ेगी। अगर शरीर में कोई वायरस भी है तो वायरस नहीं मरेगा, इससे बैक्टीरिया ही मरेगी। एंटीवायरल खा रहे हैं तो सिर्फ वायरस मरेगा, बैक्टीरिया नहीं मरेगी। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब इंडिया में क्या है, ये इंडिया में इसका कितना स्टेटस है AMR का जाने तो इंडिया जो है टॉप करती है उन लिस्ट में, उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जहाँ पर हाईएस्ट ये AMR है। ठीक है, तो हाईएस्ट AMR जहाँ जहाँ है उसमें इंडिया भी टॉप करती है। हाईएस्ट एंटीबायोटिक जहाँ पर खाए जाते हैं वहाँ पर भी इंडिया टॉप कर रही है। लैंसेट पेपर ने डिटेल किया है, 5 पैथोजन के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो 5 ऐसे पैथोजन्स हैं जिन पर कोई असर हो नहीं रहा दवाई का। कौन कौन से हैं, तो स्टेफाइलोकोकस यूरिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इशेरिया ई. जिसको हम बोलते हैं, फिर हमारा एसिनेटोबैक्टर बाहुमन्नी एंड है, फिर क्लैप्सिला न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये 5 जो आपके ऐसे बोला चाहिए कि ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, इन पर कोई दवाई का असर हो नहीं रहा। 5th डिटेल्ड रिपोर्ट जो हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की आई है ICMR ने दी है। इन्होंने कहा है कि ये जो लेवल है ये 5 से 10% तक हर साल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अरे भैया AMR हो रहा है तो होने तो हमें क्या टेंशन है, क्यों, क्योंकि इससे मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएंगी। ठीक है, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा क्योंकि जो डिजीज़ है उससे हम फाइट बैक जल्दी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी बढ़ जाएंगी, जब दवाई असर नहीं करेगी तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। फिर क्या है, सुपरबग्स जो है वो राइज हो जाएंगे, ऐसी वायरस ऐसे पैथोजेंस क्रिएट हो जाएंगे जिनसे हम फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक कॉस्ट हम जानेंगे कि भाई अब जो दवाई पहले बनी थी वो सब खराब हो गई क्योंकि उनका असर नहीं हो रहा, तो नई दवाई बनानी पड़ेगी, इससे कि खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब जो ये रिपोर्ट आई है ना, तो रिपोर्ट की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने कहा कि 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स जो हैं ह्यूमैनिटी फेस कर रही है उसमें एक AMR भी है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी इंसफिशिएंट है कि अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। फिर है जो पुअर रिटर्न है डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक जो है उसमें हमें डेवलप करने में भी इतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। नई एंटीबायोटिक्स इतनी जल्दी से रिटर्न हो नहीं रही हैं। ठीक है, डेवलप हो नहीं रही हैं। नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे और फैक्टर हैं जो कि हमारे AMR को और बढ़ाते हैं। तो पहला है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, मतलब कि 3 मेन इंटरलिंक्ड इश्यूज़ हैं जो कि ह्यूमैनिटी फेस करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, AMR को भी बढ़ाया है। कैसे, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हुआ, तो वार्मर ग्लोबल क्लाइमेट है जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस फैलता है। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र जल्दी होंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर होगा, इससे जो है फेलियर होगा बैरियर्स का, जैसे सीवर्स जो है वो और ज़्यादा फैल जाएंगे। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से AMR भी हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से भी AMR हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें भी इंटरलिंक्ड है, आपको याद रखनी है। कोविड-19 पैंडेमिक ने देखा ही है कि AMR कैसे बढ़ा है, क्योंकि कंज्यूम किया हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो उस वजह से अलग अलग एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे खाए जा रहे थे जिससे कि हम जो है इस कोविड-19 से बचे रहे। इस वजह से क्या हुआ, AMR और बढ़ा है। एंटीबायोटिक यूज जो है एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, और एनिमल्स जो है हम एनिमल मीट खा रहे हैं और एनिमल मीट में भी एंटीबायोटिक मिल रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, AMR बढ़ता जा रहा है। अब हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, गवर्नेंस, प्लानिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग करनी है। जिससे कि स्वीडन ने दुनिया में पहली बार ऐसा किया है कि AMR के एम्बेसडर को भी अपॉइंट करा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल सिस्टम बनाना है, और हमें जो AMR रेलिवेंट पॉल्यूटेंट्स है उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करके टारगेट करना पड़ेगा। इम्प्रूव करना है रिपोर्टिंग, सर्विलांस, मॉनिटरिंग को। प्रायोरिटाइज करना फाइनेंसिंग को। ठीक है, कि फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए यहाँ पर, और मल्टी सेक्टरल वन हेल्थ रिस्पॉन्स जो है वो भी हमको लेकर आना है। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो फंगल डिजीज प्लांट्स में, तो अभी एक जनरल नेचर है तो उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कहा है कि ग्लोबल क्रॉप ग्रोअर्स जो हैं उनका 10 से 23% का लॉस देखने को मिलेगा क्रॉप्स में फंगल डिजीज़ की वजह से। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो कि वल्नरेबल हैं इस फंगल डिजीज़ के लिए, वो है राइस, व्हीट, मेज, सोयाबीन्स एंड पोटैटो। तो देखो, चावल सब खाते हैं, रोटी सब खाते हैं, ठीक है, सोयाबीन सब खाते हैं, पोटैटो सब खाते हैं और मेज़ भी सब खाते हैं। तो इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है और इनमें सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फंगल
डिजीजेस हो रही हैं। तो क्या क्या होती हैं? तो फंजाई सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा रूट कॉज फंजाई ही होता है। इसमें वाइट ट्रू रस्ट, स्मट्स, नीडल कास्ट, लीफ कर्ल्स, माइल्ड्यू, सूटी मूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी वजह से होती हैं। सोर्स क्या है इसका? तो इन्फेक्टेड सीड ही लगाया या सॉइल, यहाँ से फंजाई मिल सकती है, क्रॉप डेब्रिस या फिर नियर बाय क्रॉप बीट्स, इन सब से फंजाई आ सकती है। फंजाई जो है ये विंड और वाटर स्प्रेड से और ज़्यादा फैलती है एक दूसरी जगह पर। कंसर्न्स क्या है इससे? तो इससे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज़्यादा डिवास्टिकेट हो जाएगी, ठीक है। ये पोल्स की तरफ मूव कर रही है, इन्फेक्शन पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर में और ज़्यादा फंगल पैथोजेंस वेरिएंट्स का डेवलपमेंट होता है और इससे फूड सिक्योरिटी पर भी असर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल स्टेप्स क्या लिए गए हैं इस AMR से फाइट बैक करने के लिए। तो ग्लोबल एक्शन प्लान लेकर आए हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, ये WHO ही लेकर आया है। इसका एम है कि हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकें, प्रिवेंशन कर सकें इन्फेक्शियस डिजीज़ का, ठीक है। फिर है अवेयर इज एक्सेस वॉच रिजर्व टूल, इसको डेवलप किया WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ने, जिसमें क्या है कि हम राइजिंग रेजिस्टेंस जो है उसको कंटेन कर सकें और एंटीबायोटिक का सेफ और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है ग्लास भी WHO लेकर आया है। इसका मतलब है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, 2015 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि AMR की सर्विलांस को और स्ट्रॉन्ग हम कर सकें। इंडिया ने अपने आप से भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान लेकर आए हैं ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया, जो कि फोकस करता है इंटीग्रेटेड वन हेल्थ अप्रोच पर और इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AMR की हम बात करें तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसेंसस जो है ये करा गया है, जैसे मिनिस्टर्स ने साइन किया है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उन्होंने प्लेस लिया है कि हम AMR को कंटेन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है AMR रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बनाई गई है। बैन किए हैं 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को, जहाँ पर जो हमें लगा ये इनएप्रोप्रिएट है। एंटीबायोटिक स्टीवर्ड प्रोग्राम भी हम लेकर आए हैं, जिससे कि हॉस्पिटल वार्ड्स और ICUs में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 2023 को लॉन्च कर दिया है, जिससे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसको हम मैनेज कर पाएँ। अभी गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइन जो ये रिलीज़ की गई हैं ये कब की गई हैं? जब हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को ऑब्जर्व कर रहे थे और G20 का को ब्रांडेड इवेंट एक हो रहा था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर, तब हमने ये गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है। की हाइलाइट्स की बात करें तो ये फोकस कर रहे हैं कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्लिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक प्रोग्राम, इसको फिर से हमने नया नाम दिया है और नया नाम इसका है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो इस प्रोग्राम का एम्बिट है इसको और ज़्यादा वाइड किया है, इसमें और भी बीमारियां हमने ऐड की हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एंड अस्थमा, ठीक है। फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये सब इसी के अंडर हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पोर्टल, जो है इसको नया नाम दे दिया गया है दैट इज़ नेशनल NCD पोर्टल। पोर्टल में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, रिस्क असेसमेंट और स्क्रीनिंग की जाती है 5 कॉमन जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी। तो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की इतनी चर्चा हो रही है तो जानते हैं पहले कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही क्या होती हैं। तो इनको हम क्रोनिक डिजीज़ भी बोलते हैं, मतलब ये लंबे समय तक रहती हैं और इसमें जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं। 4 मेन तरीके की ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें, इसमें आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़। एक दूसरे से फैलती नहीं है। लेकिन दूसरी भी अगर हम NCDs की बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन,
फिर है डायस्लिपिडीमिया, फिर ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये और भी बहुत सारी जो डिप्रेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर देखी गई हैं। अब जैसे कि अब अगर हम बात करें ओबेसिटी की, तो कोई पर्सन मोटा है, बहुत मोटा है, उसके पास आप बैठ गए, आपने उसको टच कर लिया, आपने उससे बात कर ली, आपने उसका झूठा पानी पी लिया, तो क्या आप भी मोटे हो जाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या, वो कैसी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इनके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि रिस्क, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, जैसे हम डाइट बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं, जैसे कि बहुत जंक फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ कर नहीं रहे हैं, तम्बाकू वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, जैसे ब्लड प्रेशर जो है, एक्सरसाइज कम करते हैं, इससे ब्लड प्रेशर की दिक्कत देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल भी हमारा जो है गड़बड़ हो जाता है। फिर है हाई कैलोरी फूड्स खाए जा रहे हैं, तो ओबेसिटी हो ही जाएगा, मोटे हो गए ही हो गए। ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उसको हम जी रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, तो ब्लड ग्लूकोज की भी दिक्कत देखने को मिलती है, डायबिटीज़ की दिक्कत देखने को मिलती है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कॉज है, जितने लोग दुनिया भर में मरते हैं तो सबसे ज़्यादा ये एनसीडीज़ की वजह से ही मर रहे हैं, और परसेंटेज जो है वो पूर पॉपुलेशन में और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस लगभग $47 ट्रिलियन का हो रहा है, 2030 तक माना जा रहा है कि $47 ट्रिलियन जो है इतना हमें लॉस हो जाएगा। पॉकेट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं वो हेल्थ केयर सर्विसेज इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है इसके ट्रीटमेंट में, जिस वजह से फैमिलीज पर बहुत खर्चा पड़ जाता है। लेबर फोर्स भी डिक्रीज होगी, लोग जो है बीमार है तो फिर क्या होगा, अच्छे से काम तो कर नहीं पाएंगे। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 66% जो दुनिया भर में, जो इंडिया में टोटल एनसीडीज, जो टोटल डेथ हुई हैं इंडिया में, उसमें 66% एनसीडीज़ की वजह से ही हुई हैं। 71% ग्लोबल जो डेथ हैं वो एनसीडीज़ की वजह से ही हुई है, और जो 25.66 लाख डेथ जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से हुई है, और 11.46 लाख जो है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से ही हुई है। अब हमने दो शब्द सुने थे जब बचपन में पढ़ाई करते थे, एक था कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो हमने जानते ही हैं, अभी हमने पढ़ा भी है उसके बारे में, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी पढ़ लेते हैं। कॉज क्या होता है, तो देखो बहुत ही इन्फेक्शियस रहते हैं ये, मतलब अगर किसी को ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आप उसके पास में चले गए तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि एलर्जी है, मलन्यूट्रिशन है, इलनेस है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें अगर किसी और के सराउंडिंग को आप शेयर करते हैं तो आपको नहीं होंगी, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ट्रांसमिट कैसे, वायरस है, बैक्टीरिया, इन सबसे जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, और नॉन कम्युनिकेबल तो ट्रांसमिट होते ही नहीं, तो फिर एजेंट की क्या बात है यहाँ पर। फिर रोल ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ पास नहीं हो सकती एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब अगर मदर को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब वो तो नॉन कम्युनिकेबल की बात हो गई। लेकिन मदर को फीवर है, ठीक है, तो बच्चे को फीवर होगा ऐसे ज़रूरी नहीं। फिर डिजीज़ टाइप की बात करें तो ये एकदम से ही डेवलप हो जाती है, एकदम से हम बीमार हो जाते हैं, एकदम से हमें जुकाम हो गया, थोड़े दिन बाद सही हो जाता है, तो ये तो एक्यूट है। लेकिन जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल, जैसे किसी को डायबिटीज़ होगी तो ऐसा नहीं है कि आज वो सही है कल एकदम से डायबिटीज़ हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। और डायबिटीज़ होगी तो ऐसा भी नहीं है कि डायबिटीज़ हो गई 4 दिन बाद डायबिटीज़ सही हो गई, ऐसा भी नहीं होता। ट्रीटमेंट क्या है, तो हम यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमें सर्जिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर एग्जांपल दें तो टीबी, मलेरिया, ये सब जो है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल में है अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अल्जाइमर है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब जो है एनसीडीज़ हैं इतनी बढ़ रही हैं, इससे इतनी डेथ भी हो रही है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन क्या क्या करें, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स इतनी ट्रेंड नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिर्फ 1457 लोगों के लिए एक ही डॉक्टर इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, जबकि हमें WHO ने कहा है कि एक डॉक्टर होना चाहिए और 1000 पेशेंट्स के ऊपर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये हमारा देख रहे हैं कि ज़्यादा है, ठीक है। फिर लो बजट एलोकेशन, इतना ज़्यादा बजट एलोकेट नहीं हो पाता है, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो बन गए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ढंग से। फिर मेडिकेशंस पर हम एडहेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया है उसमें उस तरीके से लोग दवाई लेते ही नहीं है, कभी कभी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, कभी कभी उन्हें दवाई अच्छी नहीं लग रही इसलिए नहीं खाते, राइट। हम लोग देखते हैं कई सारे लोग बोलते हैं नहीं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई तो बहुत कड़वी है, नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब जिनके पास में पैसा है दवाई लेकर आए बट वो खाते नहीं, इधर उधर फेंक देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में पैसा ही
ही नहीं जिससे वो दवाई ला नहीं पाते। तो ये हम मेडिकेशन देख पा रहे हैं। और लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है भैया, ठीक है, पराठा खाएंगे नहीं, बर्गर खाएंगे तो क्या होगा, बीमार तो हो गई। ठीक, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं इंडिया के द्वारा जिससे हम एसिडिटीज़ को कर्व कर पाएँ। तो नेशनल प्रोग्राम लेकर आए हैं जो हमने अभी देखा ही है, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज करा गया है। तो ये प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जिसका नया नाम अभी हमने देखा ही है। ठीक है, 2010 में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान भी हमने बनाया है जिससे कि हम इसको 2013 से 20 तक का ये प्लान था जिसमें हमने बात की थी कि हम 2025 तक जो एसिडीज से होने वाली डेथ हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, इसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर लेकर आए हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर भी लेकर आए हैं। फिर है हेल्दी डाइट, ठीक है, हेल्दी डाइट को अपनाओ, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करो। यूनियन बजट में जो है आउटकम बेस्ड बजटिंग भी की गई है जिससे कि हम ये ट्रीटमेंट जो है अच्छे से कर पाएँ, फॉस्टर कर पाएँ इस फील्ड में अपना काम। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ WHO ने लॉन्च किया है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डेटा पोर्टल भी बनाया गया है जिससे कि हम अवेयरनेस को फैला सकें इन NCDs के बारे में। नेक्स्ट है सजेशंस मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड फॉर NCDs। तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, भैया एक इंसान जो है वही सिर्फ इस जो हमारी NCDs हैं इनसे रोकने के लिए काम करेगा तो नहीं हो पाएगा। सारे लोग मिलकर, सारे जो सेक्टर्स हैं वो मिलकर काम करेंगे तब बहुत कुछ हो जाएगा। फिर हेल्थ केयर जो है उसकी एक्सेस को इम्प्रूव करना है, कम्युनिटीज़ को इंगेज रखना है, इसमें पॉलिसीज़ रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रीजनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, फोकस करना है प्रिवेंशन पर, ठीक है, कि ये बीमारी हो ही ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स क्यों है चर्चा में, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने एक अलर्ट को इशू किया है। सारे जो डॉक्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वेलनेस सेक्टर में, तो उनसे कहा है कि सिर्फ आप जेनेरिक मेडिकेशन जो है जेनेरिक मेडिसिन है उनको ही प्रेस्क्राइब करें। जैसे हम किसी सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ से एक पर्चा बनवा के लेकर आ रहे हैं अपनी दवाई के लिए, तो उसमें बोला गया कि उस पर्चे में आप सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही जो है प्रेस्क्राइब करेंगे। अब जेनेरिक मेडिसिन की हम बात करें तो जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है, तो ये वो मेडिकेशन होती हैं जो कि सेम जो ऑलरेडी मार्केटेड ब्रांड है। अभी इसको समझो क्या है, इसको हम समझा रहे हैं। देखो एक दवाई है, ठीक है, एक दवाई है, एक सिरप है, समझ लो एक सिरप है। अब वो सिरप पे बहुत रिसर्च की गई थी, बहुत ज़्यादा स्टडी की गई थी। रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद में रिसर्च कर ली और उसके बाद में एक सिरप बना दिया एक कंपनी ने। सिरप बन गया, सिरप बनने के बाद में इसका पेटेंट ले लिया, ठीक है, हमने 20 साल का पेटेंट मिल गया, ठीक है, 20 साल का पेटेंट मिल गया इस सिरप पर। अब ये सिरप है, ये है 2000 रुपये की, सीधे 2000 रुपये की सिरप, ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि हमने बहुत इसमें रिसर्च की है और बहुत मेहनत के बाद में इसको बनाया है, बहुत इफेक्टिव भी ये है, तो हमने क्या किया है, ये बना ली है। अब ये चेक, इसमें ट्रायल सब हो गए हैं, ये बहुत इफेक्टिव चल रही है, तो हमने इसका पेटेंट करा लिया है 20 साल का। 20 साल तक अब ये सिरप का जो फॉर्मूला है कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ऐसी सिरप कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो हमने कहा ठीक है, अब ये 2000 रुपये में सिरप बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 20 साल बीते, 20 साल, अब जो इंडिया की कंपनीज हैं वो ताक लगाए बैठी थी कि कैसे भी ये 20 साल बीत जाए। जैसे ही ये 20 साल बीते, इंडिया की कंपनीज ने इनकी जो टेक्निक थी उसका यूज़ किया, सिर्फ थोड़े सॉल्ट बदले इसमें, ठीक है, सारी टेक्निक वही यूज़ की, बस थोड़े से सॉल्ट बदल के बहुत सस्ते में मेडिकेशन ले आए। 2000 की जगह 200 रुपये में सिरप मिलने लगा। तो ये चीज़ होती है जेनेरिक मेडिसिन, मतलब कोई ब्रांडेड मेडिसिन है उसका जैसे ही पेटेंट खत्म होगा उसके सारे फॉर्मूलोज का यूज़ करते हुए दूसरी मेडिकेशन बना दी जाएगी, से बस सॉल्ट बदल दिए जाएंगे, इसको हम जेनेरिक मेडिकेशन बोलते हैं, जो कि सस्ती मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये सेम तरीके से काम करती है जैसे ब्रांड वाली मेडिसिन है, ब्रांडेड दवाई काम करती है, काम ही वैसा ही करेगी, बस इसमें कुछ सॉल्ट चेंज होते हैं। लेकिन अभी जो है कोई डेफिनेशन नहीं है जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। अब जेनरिक मेडिसिन की अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो हमारी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एडिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन है 2002 की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी हैं, वो प्रिस्क्राइब करती हैं। ये कहती है कि हर फिजिशियन जो है जो कि ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहा है जेनरिक नेम से, तो उसको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए जो
प्रिस्क्रिप्शन है वो राशनल हो और ड्रग का यूज़ भी राशनल हो। फिर नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाई है। ये एम्पावर करती है स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड्स को, कमीशंस को कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने ये जो प्रोविज़न है उनको अगर तोड़ा है तो। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 जो है इसको अमेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसमें जो लाइसेंस है वो मैंडेटरी कर दिया है। ड्रग को फॉर्मुलेट करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है अलाउ करता है फार्मेसीज को कि वो जेनरिक मेडिसिन को बेच सकता है, ठीक है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई ब्रांडेड वर्जन लिखा है और उसकी जेनरिक मेडिसिन है तो ब्रांडेड की जगह जेनरिक मेडिसिन भी दे सकता है। अब क्या डिफरेंस होता है ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग में? तो पेटेंट, अगर हम बात करें ब्रांडेड का, ब्रांडेड होते हैं उसका पेटेंट होता है, बल्कि जेनरिक में पेटेंट नहीं होता। क्लिनिकल स्टडी जो है बहुत ज़रूरी होती है करनी ब्रांडेड ड्रग की, लेकिन जेनरिक ड्रग में कोई भी इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं। ब्रांडेड बहुत महंगी होती हैं, जेनरिक सस्ती होती हैं। अपीयरेंस की बात करें तो ये यूनिक लुक होता है इनका, यूनिक डिज़ाइन होती है, लेकिन जेनरिक जो है उनका ब्रांडेड ड्रग से अलग लुक होता है। ब्रांडेड ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है इनोवेटर कंपनी के द्वारा, और जेनरिक ड्रग्स को बहुत सारी अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रांडेड ड्रग है क्रोसिन और जेनरिक ड्रग है पैरासीटामोल। अब फार्मास्यूटिकल की अगर हम स्टेटस की बात करें इंडिया में तो ये जो है 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। 14th लार्जेस्ट है वैल्यू के टर्म में और 3rd लार्जेस्ट है वॉल्यूम के टर्म में। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन का ग्लोबली, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन हम बहुत प्रोवाइड करते हैं। अब एक रीजंस, क्या रीजंस है कि हमें जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने की ज़रूरत है? तो मेडिसिन अफोर्डेबल बनानी है भाई। कई सारे लोग इसीलिए मर जा रहे हैं क्योंकि वो दवाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि उनकी डेथ हो जा रही है। तो इसको हमें क्या करना है कि ऐसा कर देना है कि जो लोग बीमार हैं और वो अगर गरीब भी हैं तो भी वो दवाई ले सकें, खुद को ठीक कर सकें। फिर कॉम्पिटिशन इससे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन है तो सस्ती दवाई जब आ जाती हैं तो इससे जो ब्रांडेड है वो भी सस्ती होने लगती है। फिर है गेरियाट्रिक पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है और कोमोरबिडिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है क्रिटिकल मेडिसिन की वो अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक। फिर एक्सपेंड करना है जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट मार्केट को भी। हमने देखा ना कि हम बहुत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर को हम उपलब्ध कराते हैं जेनरिक मेडिसिन, तो इसको और बढ़ाना हमें है। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं जिससे जेनरिक मेडिसिन को हम और प्रमोट कर सकें? तो पहला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में स्टार्ट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने, हेल्थ नहीं है यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अंडर हम क्या कर रहे हैं, PMBJB केंद्र बना रहे हैं जहाँ पर क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स अवेलेबल होती है। नेशनल हेल्थ मिशन 2008 में लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेकर आया है, जिसमें हम एसेंशियल जेनरिक ड्रग्स जो है फ्री में बांटते हैं। PLI स्कीम भी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा, जहाँ पर जो है जेनरिक मेडिसिन बनाने पर कुछ लाभ दिया जाता है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन जेनरिक मेडिसिन बना तो लें, इसको प्रमोट तो करते हैं, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इलेजिटिमेट ड्रग्स। 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग 4.5% जेनरिक ड्रग्स जो है जो सर्कुलेट हो रही थी उनको आइडेंटिफाई किया कि वो क्या है, सब स्टैंडर्ड की हैं। फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती नहीं है इनकी। फिर है नकली दवाइयाँ जो बेचने लगते हैं लोग, ठीक है। तो क्या होता है कि जेनरिक के नाम पर नकली दवाई बेचने लगते हैं। परसेप्शन क्या है पेशेंट का, पेशेंट मानता है कि अरे जो जेनरिक मेडिसिन है सस्ती है तो मतलब क्वालिटी ख़राब है, ऐसा लोग परसीव कर रहे हैं। पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग, बिग फार्मेसी कंपनीज है वो अपनी पेटेंट ख़त्म होने से पहले ही दूसरे पेटेंट के लिए अप्लाई कर देती हैं। तो फिर जो पेटेंट है हमारा वो क्या रहता है कि पेटेंट टूटता ही नहीं, जब तक ख़त्म होने वाला होता है तब तक क्या होता है कि दोबारा से मिल जाता है। इस वजह से जेनरिक मेडिसिन आ नहीं पाती है। फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी की स्टार्टिंग मेडिसिन की, तो हमें जो की स्टार्टिंग जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है, जो की स्टार्टिंग जो इंग्रेडिएंट है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। तो हमें इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो एक रिपोर्ट है, नाम है जिसका रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन द एनर्जी ट्रांजिशन। इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। तो ये क्या है, चलो जानो यहाँ पर।
देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें 700 मेगावाट तक की एनर्जी रिलीज होती है, तो इनको हम बोलते हैं लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। फिर आते हैं बीच में, ठीक है, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिनमें 300 मेगावाट तक की एनर्जी बनती है। और एक होते हैं माइक्रो जिनमें 10 मेगावाट तक की बनती है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले की, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों है, चलो जानते हैं। तो हमने देखा कि ये रिपोर्ट आई है। अभी होते क्या है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनमें 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और ये कब बने थे? 1940 से 50s में ये बन गए थे, जब स्मॉल कैपेसिटी की न्यूक्लियर रिएक्टर जो है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किए गए थे, तब ये बने थे। तो यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में स्मॉल क्या है, मतलब ये फिजिकली बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर का मतलब है कि पॉसिबल है कि जो सिस्टम और कंपोनेंट है उनको फैक्ट्री असेंबल्ड कर सकें, ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं इनको। फिर रिएक्टर्स क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजन को करते हैं, न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी यहाँ पर बनती है। फिजन में क्या होता है, दो एक बड़ा सा जो एटम है वो टूट जाता है और इस वजह से एनर्जी निकलती है, राइट, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि हमें कुछ टर्म्स हैं दे रखी है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा फॉसिल फ्यूल की एनर्जी है उससे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी ट्रांजिशन। और करंट स्टेटस की बात करें तो सिर्फ 2 ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जो कि अभी ऑपरेशनल हैं, जैसे कि एक है अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट जो कि रशियन फेडरेशन में है, और एक है STRPM डिमॉन्स्ट्रेशन SMR चाइना में है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो अडाप्टेबल एंड स्केलेबल है, ठीक है। इसको हम स्केल अप कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो स्केल अप कर देंगे, कम एनर्जी चाहिए तो हम डाउन कर देंगे। लॉन्गर रिफ्यूलिंग इंटरवल है, लगभग 3 से 7 साल में ही हमें रिफ्यूल करने की ज़रूरत है, तब तक काम चलता रहेगा। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, तो ये कम जगह में भी काम कर जाएगा क्योंकि इसकी डिज़ाइन छोटी है। पैसिव सेफ्टी फीचर है, तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उस पर रिलाई किया जाता है शट डाउन करने के लिए, कूल करने के लिए रिएक्टर को, ठीक है। इससे जो है सेफ्टी हमारी इंश्योर रहती है। मोस्ट केसेस में जो टेक्नोलॉजीज है इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक पर्सन और कंप्यूटर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट्स को किसी पर्सन या कंप्यूटर के बिना भी हैंडल कर पाते हैं। इकोनॉमिकल हैं क्योंकि छोटे हैं, अच्छे खासे एनर्जी दे रहे हैं, तो इकोनॉमिकल भी ये हैं। चैलेंजेस क्या हैं, तो टेक्नोलॉजी चॉइस का इशू रहता है। 80 SMR डिज़ाइन जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर हैं अपने अपने डेवलपमेंट की, लाइसेंसिंग के, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस जो है वो बन जाता है और कुछ डिग्री ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ से हमें दूर होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंसिंग की बात करें तो लगभग $100 बिलियन तक की हमें ज़रूरत होगी न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, दुनिया भर में 2030 तक। लाइसेंसिंग के चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर लाइसेंस मिलना इतना आसान भी नहीं। सप्लाई चेन के इशू रहते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है जिससे कि हम इकोनॉमीज़ को कैपिटलाइज कर सकें। सेफ गार्ड चैलेंजेस भी हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो नोवल SMR टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनेशनल सेफ गार्ड्स को भी अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड डिस्पोजल, तो SMR जो है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर टाइप्स दे रखी हैं, जैसे एक है लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR। इसमें वाटर कूल्ड SMR डिज़ाइंस जो हैं जिसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। लाइट वाटर रिएक्टर PHWR टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मरीन वेस्ट वाटर कूल्ड SMR। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोटिंग यूनिट जो है वो इंस्टॉल होती हैं। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड SMR। यहाँ पर जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, को जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम SMR, जो फास्ट न्यूट्रॉन SMR है ये अलग अलग तरीके के कूलेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है, जैसे हीलियम है, सोडियम है, लेड बिस्मुथ है, इनको ये यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये लॉन्ग फ्यूल साइकिल, कई सारे साल तक जो है काम चलता रहेगा, रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम यहाँ पर ऑनलाइन रिफ्यूलिंग भी कर पाएंगे। माइक्रो रिएक्टर्स, तो अलग अलग तरीके के कूलेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे लाइट वाटर, हीलियम, मोल्टन सॉल्ट एक्सेट्रा। अब
वे हेड की बात करें कैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सेफ्टी असेसमेंट मैथडोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है। कोलैब करके काम करना होगा, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इंक्लूडेड हैं उन सबको एक साथ लेकर आएँ। डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज कर दे, जो 80 अलग अलग तरीके की डिज़ाइन अभी हमने देखी थी, तो उनकी जगह पर कोई एक डिज़ाइन चूज़ करो, स्टैंडर्ड बनाओ, उसी की तरह काम करते रहो बस। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसको भी लेकर आना होगा इसमें। और नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप करना होगा। नेक्स्ट हमारा है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये भी पिछली साल अक्टूबर से चर्चा में है। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो ये डिपार्टमेंट है, इसने डेवलप किया है एक AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम SIM सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन भी बोल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो हम इसको ASTR बोल रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया है अंडर संचार साथी इनिशिएटिव, ठीक है, जो कि एक AI पावर्ड टूल है, जिसमें हम जो है SIMs को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रॉडलेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जो अगर इशू करे जा रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये क्या करता है, सब्सक्राइबर डेटाबेस जो हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के, उनको ये चेक कर सकता है, जिससे कि जो मल्टीपल कनेक्शंस हैं एक पर्सन के, उसको ये कम कर पाएगा। फिर इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो मोर देन 8 SIM कनेक्शंस हैं, अगर किसी पर्सन के एक पर्सन ने, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। 2012 में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने एक ऑर्डर इशू किया था, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन सबको ऑर्डर दिया गया था कि वो अपने सब्सक्राइबर का डेटाबेस जो है वो शेयर करें। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी अभी इसलिए ये चर्चा में है, ये बात कर ली। संचार साथी पोर्टल ये भी जान लेते हैं। तो संचार साथी पोर्टल जो है ये सिटीजन्स को हेल्प करता है कि उनका जो मोबाइल कनेक्शंस इशू किए गए हैं उनके नाम पर, उसके बारे में ये पता कर सकता है। फ्रॉडुलेंट अनरिक्वायर्ड कनेक्शंस हैं उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो कि स्टोल हो गए हैं। और IMEI जो जेन्युइननेस है उसको भी चेक कर पाएंगे। अलग अलग मॉडल्स इसमें हैं, जैसे CEIR, फिर है टेफकॉप, अस्त्र, ठीक है, और है नो योर मोबाइल कनेक्शंस, ठीक है। अब ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को उसके फेस से पहचान लेते हैं, चेहरा देखकर इंसान को पहचान लेते हैं, ये है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन के फोटो वीडियो रियल टाइम में उसको देखा जाएगा और उसके फेस से पहचान लिया जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी। कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क है, जैसे कि शेप कैसा है चीक बोन का, लिप्स पे कंटोर कैसा है, इन सबको न्यूमेरिकल कोड में ये जो है कन्वर्ट करता है और उसको ही फेस प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। और ये फेस प्रिंट पर ही सारी प्रोसेस होती है। फिर है कि वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि अगर हम एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे हमारी जो कई सारी हमें हर जगह चेकिंग करानी होती है ना, तो वहाँ पर हम अपने फेस से चेक करा सकते हैं। हमारा फेस जो है वहाँ पर कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद हमारी डिटेल वहाँ पर आ जाएंगी। तो इसमें पहले क्या होगा, कैप्चर किया जाएगा फ़ोटो को, फिर यूनिक फेस डेटा है जो कि मैच करता होगा, पहले से ही जो डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा उससे मैच करता हुआ डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों कंपेयर करेंगे, फिर जो मैच होगा उसके साथ बता दिया जाएगा हाँ ये मैच हो गया है, ये वही पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। अब कंसर्न्स क्या है, तो प्राइवेसी कंसर्न है, क्योंकि अब पूरा फेस का आपका जो डाटा है वो कहीं पर स्टोर्ड है, वो डेटा अगर लीक हो गया तो आपकी प्राइवेसी तो गई, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, तो एक FRT इस पर कोई डेटा है नहीं अभी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा इतना है नहीं इंडिया में, ठीक है। इनएक्यूरेसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फेस प्रिंट है वो चेंज भी तो हो सकता है ना, इनएक्यूरेट भी हो सकता है फेशियल। अब जैसे आप पहले बचपन में आपकी कोई फ़ोटो है वो डेटाबेस में पड़ी हुई है, लेकिन अब आप बूढ़े हो गए तो फेस तो चेंज हो गया ना, फिर वो मैच नहीं करेगा। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन है, अब एक्यूरेटली जो है स्टार्कली रेस, जेंडर, स्किन कलर, इन सब पर भी जो है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल अटैक हो सकता है, 3D मॉडल्स का यूज़ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो एक्चुअल पर्सन की आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई कर पाएंगे अगर हमें कोई रिस्की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो। क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई मिसिंग चिल्ड्रन है, पर्सन है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी, इन सबको हम पहचान पाएंगे इससे। एयरपोर्ट में हमने बात करी ही है कि बहुत सारी जो चेकिंग होती है उसको हम इसके जरिए बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर बैंकिंग में एटीएम कैश विड्रॉल है या फिर बैंक में विड्रॉल वगैरह है कैश का, वहाँ पर हम कर सकते हैं, इसकी चेकिंग हो सकती है यहाँ पर। और हेल्थ केयर में भी इसके कई सारे हम यूजेस देख सकते हैं। अब अगर हम और बायोमेट्रिक्स की बात करें तो एक तो ये फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, और क्या क्या होता है, तो देखो अगर हम बिहेवियरल बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की बात करें तो टाइपिंग स्टाइल आपका कैसा है, नेविगेशन स्टाइल कैसा है, चलने फिरने का स्टाइल, ठीक है, आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं, और फिजिकल स्टाइल कैसा है। और फिजिकल में बात करें तो सिग्नेचर कैसे हैं आपके, फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन, आई स्कैनर, फेशियल रिकॉग्निशन। केमिकल की बात करें तो डीएनए और वेन रिकॉग्निशन हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर्स। बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, पहले पढ़ते थे परम, ठीक है, रखते थे बैठ के कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो परम पहले पढ़ते थे। अब क्या हो गया है सुपर कंप्यूटर, अब चर्चा में क्यों है, चलो जानते हैं। तो इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, ठीक है, जिसको रैंकिंग मिली है 75th, 500 दुनिया भर के टॉप ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में हमारी रैंकिंग है 75th, ठीक है, जिसको रैंकिंग किसने दी है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में ये रैंकिंग मिली है जो कि जर्मनी में हुई थी, तो हमारी रैंक काफ़ी अच्छी है। एरावत को ये 75th रैंक मिली है, तो एरावत के बारे में जानें तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में इंस्टॉल्ड है। ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसकी स्पीड है लगभग 13,170 टेराफ्लॉप्स, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड है जो गवर्नमेंट की नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसी के पार्ट में इसको इंस्टॉल किया गया है। अच्छा अभी बात करी जाए कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। एरावत की तो बात कर ली, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जो कि एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर रखता है अपने पास में, और कंप्यूटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स में इसको हम इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स, मतलब दसियों हज़ार प्रोसेसर्स होते हैं जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस की कैलकुलेशंस को बहुत ही बिल्कुल कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी क्विकली यहाँ पर मूव करती है प्रोसेसर्स के बीच में, जिससे कि हमें लगता है कि रियल टाइम में ही काम हो रहा है, कि बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल अभी ये काम हो गया। इंडिया और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो है सुपर कंप्यूटर का 1980 में शुरू हुआ था, जिसमें हमने बार्क, CDAC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे हमने बात की ही परम 8000 बना 1991 में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये सुपर कंप्यूटर को बनाने में बहुत हेल्प कर रहा है। सुपर कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन की बात करें तो कटिंग एज रिसर्च हम कर सकते हैं, बहुत ही डेटा इंटेंसिव और कंप्यूटेशन हैवी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एरोस्पेस और इंजीनियरिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ChatGPT है, इसको ट्रेन किया गया है सुपर कंप्यूटर के द्वारा, तो AI बेस्ड जो है काम करना है तो भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होगा। वेदर फॉरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। एनर्जी को एक्सप्लोर करने में हमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ करना है। हेल्थ और मेडिसिन के सेक्टर में भी सुपर कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा रोल है। डिफेंस एंड मिलिट्री में भी हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब बात करें कि इंडिया के दूसरे सुपर कंप्यूटर कौन से हैं जो कि टॉप 500 की लिस्ट में हैं, तो 3 और हैं। परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर की रैंक 131 है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है 169 रैंक पर है, और मिहिर सुपर कंप्यूटर 316 रैंक इसमें है। दुनिया भर के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स कौन सी हैं, तो सबसे पहला जो टॉप 1 पर है वो फ्रंटियर है जो कि USA का है। सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जापान का, ल्यूमी है फिनलैंड का, लियोनार्डो है इटली का, और समिट है USA का। तो यहाँ पर आपको ये जो 5 नाम है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए कि इनमें से ये जो नाम दे दिए जाए, पूछा जाए ये चीज़ क्या है, राइट। तो ये चीज़ें सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, ये 2015 में लॉन्च किया है हमारी सरकार ने, जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है कंट्री के, उनको सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड में जोड़ना चाहते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है, ये जो नेटवर्क ये सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि एक साथ नेटवर्क किए गए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड में, ठीक है। ये जॉइंटली स्टीयर्ड करी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मीटी के द्वारा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। अब सुपर कंप्यूटर्स के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मासिव एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत 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 महंगे होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, और ये बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट को कनेक्ट करके ये बनाया जाता है, इसीलिए इसमें बड़े बड़े रूम की ज़रूरत होती है इनको स्टोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक टेबल ले ली और उस पर हम सुपर कंप्यूटर रख कर बैठे हैं, अभी भी इनके लिए स्टोर करने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है, तो बड़े बड़े रूम्स चाहिए होते हैं जिनमें इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिप्टो माइनिंग। तो अभी क्रिप्टो माइनिंग जो है ये चर्चा में क्यों है ये जाने अगर हम, तो अभी हुआ ये है कि भूटान और सिंगापुर बेस्ड बिटडियर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लगभग $500 मिलियन को रेज करेंगे, जिससे कि वो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस हिमालयाज़ में कर सकें, जो कि कार्बन फ्री होगा, ठीक है, ओके। अभी क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये वर्चुअल करेंसीज का ही एक सबसेट है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है, क्रिप्टोग्राफी से ये प्रोटेक्टेड होता है। वर्चुअल करेंसी क्या है, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वैल्यू का, जो कि डिजिटली ही ट्रेड और फंक्शन कर सकते हैं, जिसमें जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे फंक्शंस को पूरा करती है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम ब्लॉकचेन नेटवर्क के द्वारा काम करते हैं। बिटकॉइन दुनिया भर की लार्जेस्ट आपकी क्रिप्टो करेंसी है, और उसके बाद में इथेरियम का नंबर आता है। अभी हम बात करें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिससे कि हम बड़े बड़े कंप्यूटर के फॉर्म्स जो हैं उनको पावर कर सकें, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो सकती है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो इनिशिएटिव्स भूटान की सरकार ने अनाउंस किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रिप्टो माइनिंग जो होगी इसमें डेटा सेंटर्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे, जिससे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और हम उस जो रिक्वायरमेंट है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल कर पाएंगे। जो पार्टनरशिप है बिटडियर के द्वारा, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन फ्री डिजिटल एसेट माइनिंग डेटा सेंटर को हम क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। देख रहे हैं जो भूटान है ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब कि ये कार्बन को एमिट की जगह दूसरी कंट्रीज का रिलीज करा हुआ कार्बन भी एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, नॉट एमिट, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स जो माइनर्स को मिलते हैं, डिसेंट्रलाइज मेथड है वैलिडेशन के लिए, और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रहती है। वहीं पर कॉन्स की बात क्या है कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए, एनर्जी बहुत चाहिए, स्लो ट्रांजेक्शन होते हैं, और हाई ट्रांजेक्शन फीस है। प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, फास्ट ट्रांजेक्शन होंगे, एनर्जी एफिशिएंट भी है, लेकिन कॉइन की होल्डिंग हो जाती है, लार्जर स्केल पर ये अनप्रूवन है, और लार्ज स्टेक होल्डिंग वैलिडेटर्स को इन्फ्लुएंस करता है, और का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है, साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट जो है वो चाहिए हमें होता है। लेकिन अब बात करिए क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो हम बनाते हैं नई करेंसीज को जनरेट करने के लिए, ठीक है, या फिर नई ट्रांजैक्शन को वेरीफाई प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज क्रिप्टो माइनिंग। हम बोलते हैं माइनिंग हो रही है, तो ये माइनिंग यही है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स वास्ट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स इसमें चाहिए होते हैं दुनिया भर के, और उसमें हम क्या करते हैं, सिक्योर ब्लॉकचेन चाहिए होते हैं जो कि वर्चुअल लेजर की तरह काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए। क्रिप्टो माइनिंग एक फंडामेंटल प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क से, जैसे बिटकॉइन जो है इसमें क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी का फंडा यूज़ किया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही एल्गोरिथम हमने अभी देखी हैं। मेन डिफरेंस ये है कि ये कैसे यूजर्स को क्वालिफाई करता है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, और कैसे उनको चूज़ करता है, बस इसी में दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इंटेंशन है कि हम ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर सकें और ब्लॉकचेन नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज रख सकें, सिक्योर रख सकें। प्रूफ ऑफ वर्क एक मैकेनिज्म है जिसमें बिटकॉइंस जो है वो यूज़ करती है
बिटकॉइन को यूज़ किया जाता है जिससे कि ब्लॉक्स को हम क्रिएट कर सकें और उसको रेगुलेट कर सकें। ठीक है, तो क्रिएशन जो है ब्लॉक्स की उसको रेगुलेट करने के लिए बिटकॉइन का यूज़ करती है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है ये क्या करती है, कंट्रोल देती है नेटवर्क का ओनर्स के लिए, जिन्होंने एक टोकन जो है, एक गिवन टोकन के जो ओनर होते हैं उनको नेटवर्क का कंट्रोल दे दिया जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक में। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। अलग अलग तरीके से क्रिप्टो माइनिंग होती है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग जिसमें प्रोसेसर्स का यूज़ होता है। दूसरा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें वन और मोर ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ होता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइनिंग जिसमें हम क्या करते हैं कि ये जो है प्रूफ ऑफ वर्क कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइंड है, जो कि परफॉर्म जो है फार फास्टर जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे जीपीयू है, सीपीयू है, इनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही फास्टर वे में ये परफॉर्म करते हैं। अब क्रिप्टो माइनिंग जो है ये ऑलवेज प्रॉफिटेबल नहीं होती, माइनिंग हमेशा ही प्रॉफिटेबल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन है, एक्सपेंसिव माइनिंग है, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ठीक है, इसमें सेटिंग अप पावरफुल हार्डवेयर, रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, ये सब सेट करने के लिए बहुत पैसा लगता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करना भी कॉम्प्लेक्स काम है। ठीक है, इसमें एनर्जी भी बहुत चाहिए होती है, टोटल कार्बन एमिशन भी बहुत इसमें होता है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स को। तो इसमें पहली हमारी न्यूज़ है नाविक। ठीक है, नाविक क्या है? नाविक इज नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसरो ने नेक्स्ट जनरेशन जो आपका नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-1 इसको लॉन्च किया है। NVS-01 जो है इंडिया का सेकंड जनरेशन सैटेलाइट जो है नाविक के द्वारा, जो नाविक सीरीज में सेकंड जनरेशन के हमारे सैटेलाइट्स हैं उसमें पहला सैटेलाइट कौन सा है? NVS-01। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करें तो इसका वजन जो है वो 2232 किलो का है। ये हैवीएस्ट है कॉन्स्टिलेशन में, जिसको लॉन्च किया गया है GSLV रॉकेट के द्वारा। इंडिया ने खुद इसको बनाया है। ठीक है, और इसमें जो है रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी रहेगी जो एक्यूरेट लोकेशंस बताएगी। इसकी मिशन लाइफ है 12 सालों की। ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की जो सैटेलाइट्स उनकी जो लाइफ है वो है 10 साल की और इसकी लाइफ है 12 साल की। ये जो है सिग्नल सेंड करेगा थर्ड फ्रिक्वेंसी लैग्रेंज 1 पॉइंट में। ठीक है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी भी जो है हमारी वो बढ़ जाएगी और रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग जो है इंडिया भर में वो हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, नाविक जो है इसको हम पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी बोलते थे, जो कि हमारी 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन जो है उसके तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थे और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में थे। इसके 2 सर्विसेज हैं। पहला क्या कि स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस सिविलियन यूजर्स के लिए है और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो स्ट्रैटेजिक यूजर्स के लिए है। एप्लीकेशन ऑफ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन कर सकते हैं, डिजास्टर देख सकते हैं, प्रिसाइज टाइमिंग पता चल सकती है और साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ हो सकता है। नेविगेशन सिस्टम जो है दुनिया भर में यूज़ होते हैं। 4 ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन भी हैं, जैसे कि हम GPS यूज़ करते हैं तो ये US का है, रशिया का है ग्लोनास। ठीक है, यूरोपियन का है गैलीलियो और चाइना का है बिडू। ठीक है, जापान का 4 सैटेलाइट सिस्टम है जो कि GPS सिग्नल्स को पूरी कंट्री में देखता है। नेक्स्ट है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन। तो इसरो जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में। ठीक है, जिससे कि क्या हो, एक्सपोसैट को बनाया जा सके, जिसको 2023 में ही बाद में हम लॉन्च करेंगे। एक्सपोसैट जो है ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीट्री मिशन है, जो कि अलग अलग डायनेमिक्स हैं ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स के एक्सट्रीम कंडीशन में उनको ये स्टडी करेगा। ये वर्ल्ड का सेकेंड पोलरीमीटर मिशन है। पहला क्या है? नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर है। एक्सपोसैट जो है इसमें 2 साइंटिफिक पेलोड जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। प्राइमरी पेलोड जो है पॉलिक्स, ठीक है, जो कि पोलरीमीट्री पैरामीटर्स जो है उनको ये मेजर करेगा, और दूसरा है एक्सपेक्ट, ठीक है, जो कि देखेगा कैसे लाइट एब्जॉर्ब होती है और एमिट की जाती है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये ऑब्जर्व करेगा अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट जैसे कि एक्सरे पल्सर्स, ब्लैक होल बाइनरीज, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार एक्सेट्रा। पोलरीमीटर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पोलराइजेशन जो है लाइट का उसको स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं। ये वो टूल है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को अलाउ करता है कि हम इन्फॉर्मेशन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएँ, उनको समझ पाएँ। ठीक है, कॉमेट से गैलेक्सीज तक की हर चीज़ को ये समझने की कोशिश करते हैं। पोलराइजेशन जो है ये हमें हर वेवलेंथ पे देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है जापान का प्राइवेट मून लैंडर। जापान की जो इस स्पेस है वो उसने अपनी कोशिश की है कि वो पहला प्राइवेट मून लैंडिंग जो है वो करेगा, लेकिन ये फेल हो गया है। हाकुटो आर मिशन 1 था, उसके अंडर ये प्राइवेट लैंडिंग करना चाहते थे मून पर, लेकिन ये मिशन फेल हो गया। हाकुटो आर मिशन 1 है जो कि लॉन्च किया गया है एक स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा, ठीक है, फ्लोरिडा से। लैंडर जो है इसमें एक रोवर भी था जो कि डेवलप किया गया है यूएई में। राशिद रोवर जो है वो एक्सप्लोर करेगा एटलस क्रेटर को जो कि नॉर्थ ईस्ट में है मून के। क्राफ्ट जो है ये एम कर रहा है लैंडिंग साइट जो है एज ऑफ मेयर फ्रिगोसिस की, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है वहाँ पर इसको लैंडिंग साइट माना गया है। अभी तक सिर्फ यूएस ही ऐसा है और जो सोवियत यूनियन है, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है। भाई हमने भी कोशिश की थी बट हम भी नाकामयाब ही रहे थे। फिर से कोशिश हमारी है, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। फिर है बाय स्टडी ऑफ मून इज इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, जिससे कि हम रिदम जो है टाइड और सीजन की वो जान पाएंगे, अर्थ की हिस्ट्री को जान पाएंगे, सोलर सिस्टम को समझ पाएंगे, जिसमें एक्टिविटीज अर्थ में होती हैं उनको भी समझ पाएंगे। फिर है स्पेस प्रोजेक्ट की साइन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है, ठीक है, उसने एक इनकोडेड मैसेज जो है वो अर्थ पर फ्लैश किया है अपनी ऑर्बिट से अराउंड मार्स। तो एक्सो मार्स टीजीओ जो है ये सर्च कर रहा है मीथेन को और दूसरी ट्रेस गैसेस को मार्स के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जिससे पता चल सकता है कि हाँ मार्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है या नहीं है। ऑर्बिटर जो है ये फर्स्ट अपनी सीरीज में ज्वाइंट मिशन जो है ईएसए और रॉसकॉस्मोस के, उसका एक पहला ये ऑर्बिटर है। ये जो इनकोडेड मैसेज है इसको असाइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के अंडर इसको सेंड किया गया है, जो कि एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रिब्यूशन जो है उसका सिग्नल है जो कि अर्थ पर भेजा जा रहा है। पर्पस यही है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे हमें डिकोड करना है, इंटरप्रेट करना है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेज को। नेक्स्ट है न्यू बेल्ट्स ऑफ एस्ट्रॉइड। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया है, नए बेल्ट जो है एस्ट्रॉइड के, वो जो एक स्टार है फोमल हॉट, तो फोमल हॉट के आसपास एक नई जो बेल्ट है इस एस्ट्रॉइड की वो फाइंड की है। ऑब्जर्वेशन जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के, उसने बताया है कि 2 एडिशनल डस्टी रिंग्स जो हैं वो हमें फॉर्मल हॉट के पास में देखने को मिली है। एक ब्राइटर है, दूसरी जो है नैरोअर है। फिर डस्ट जो है सन के अराउंड, इसमें एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन और आयरन जो कि इसको प्लानिटरी सिस्टम में बनाए रखने में हेल्प करते हैं। फॉर्मल हॉट एक बिगेस्ट स्टार है, कहाँ पर है ये, जो कॉन्स्टेलेशन है पाइसेस ऑस्ट्रिनस, उसमें ये एक बड़ा सा स्टार है जो काफ़ी ब्राइट है। ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है सन के, जो सन का मास और साइज है इसका ट्वाइस है और 16 गुना ज़्यादा सन की एनर्जी से भी ज़्यादा, सन की एनर्जी से 16 गुना ज़्यादा एनर्जी को ये रिलीज़ करता है। सिंगल बेल्ट ऑफ डेब्रिस जो है इसके अराउंड वो 1983 में ही हमने फाइंड कर ली थी। जो डस्टी बेल्ट्स हैं ये डेब्रिस हैं जो कि कोलिजन ऑफ स्टार, जो बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं वो कोलाइड जब करती हैं तो ये जो डेब्रिस बचता है उसी को हम डस्टी बेल्ट्स बोलते हैं, जिसको हम डेब्री डिस्क भी बोलते हैं। फिर ये जो डिस्क है ये सिमिलर लगती है सोलर सिस्टम का जो क्यूपर बेल्ट है तो उसके जैसे ही ये लगती हैं, ठीक है। 3 बेल्ट जो है फॉर्मल हॉट की ये प्लैनेटेसिमल्स से मिलकर बनी है, जैसे कि डस्ट क्लैम्प, पेबल, इन सब से मिलकर बनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नासा का इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बना है, जिसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने साथ में काम किया था। फिर है एक्सोप्लैनेट, तो एक नया जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट जिसको हम TOI 4603b, ठीक है, बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है अभी तक की और मास है 13 टाइम्स, जितना जुपिटर का उसका 13 टाइम्स मास है, इसको हमने फाइंड किया है। तो जुपिटर से भी बड़ा हमने एक एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला है। इसकी लोकेशन है 731 लाइट ईयर्स, ठीक है, इतने दूर हमसे ये है। अब एक्सोप्लैनेट होता क्या है, तो एक्सोप्लैनेट कोई भी प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है तो वो एक्सोप्लैनेट होता है, जो कि दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करता है। जैसे सन भी तो स्टार है, इसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही एक्सोप्लैनेट किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। कंपोजिशंस की बात करें तो ये बहुत रॉकी भी हो सकता है और गैस रिच भी हो सकते हैं। अब ये जो हमारा TOI 4603b है ये ट्रांजिशन मास रेंज में पड़ता है, जो कि मास जायंट प्लैनेट्स और जो लो मास ब्राउन डार्क है उनके बीच का ये माना जा रहा है। डिस्कवरी जो है ये PRL एडवांस रेडिकल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा की गई है।
अब एक प्लैनेट को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एस्ट्रोमेट्री, ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेसिंग, डायरेक्ट इमेजिंग, ट्रांजिट और रेडिकल वेलोसिटी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्लैनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न। तो जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो एक टीम है स्पेस साइंटिस्ट की, उन्होंने 62 नए मून जो है सैटर्न के अराउंड फाइंड कर लिए हैं। इस डिस्कवरी के बाद में सैटर्न वो प्लैनेट बन जाता है जिसके पास में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मून्स हैं, 145 मून्स है। अभी तक जुपिटर को मानते थे बट अभी ये जगह सैटर्न ने ले ली है। सैटर्न 6 प्लैनेट है हमारे सन से अगर हम गिने तो 6 प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा तो जुपिटर है, उसके बाद में सैटर्न आता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और रिंग्स भी हैं इसके अराउंड। मिशन जो सैटर्न पर भेजे गए हैं वो पायनियर 1, ठीक है, वॉयेजर 1 और 2 एंड कैसिनी मिशन, ठीक है। फिर है तेलंगाना का रोबोटिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। तेलंगाना जो है पहली ऐसी स्टेट बन गई है हमारी कंट्री की जिसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। विजन यही है कि सस्टेनेबल रोबोटिक्स इकोसिस्टम हमको क्रिएट करना है। इसने जो है इसको डेवलप किया गया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग के द्वारा, कोलैब किया गया है ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के द्वारा। इनपुट्स लिए गए हैं अकेडमिया, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर से। ये फोकस कर रही है कि कैसे हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। नेक्स्ट है क्वाड का ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिक्योरिटी। क्वाड लीडर्स ने एक समिट हुई, उसमें हिरोशिमा में जब समिट हुई तो इन्होंने कहा है कि एक अनाउंसमेंट करा कि हम जो सिक्योरिटी है इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, जो ओपन रैन की जो सिक्योरिटी है इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये मॉडर्नाइज करेगा पलाऊ का जो नेशनल मोबाइल नेटवर्क है, इस्टेब्लिश करेगा एक ओपन रैन डिप्लॉयमेंट, पार्टनरशिप रहेगी लोकल स्टेक होल्डर से। ओपन रैन सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है जो कि आउटलाइन करती है साइबर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को, ठीक है। फिर रैन जो है ये है क्या, तो ये प्रोवाइड करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिससे कनेक्ट कर सकते हैं हम यूजर्स जो हैं वो मोबाइल नेटवर्क को रेडियो वेव्स के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह पर हम बैठे हैं जहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर नेटवर्क रैन के द्वारा आ सकते हैं। मतलब जैसे कोई आइलैंड है वहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पर टावर वावर तो लगे हुए हैं नहीं, तो ये नेटवर्क तो मोबाइल में आएगा नहीं। लेकिन अगर हम रैन का यूज़ करते हो तो रैन में तो सैटेलाइट के जरिए हमें जो नेटवर्क वो मिलेगा, तो हम चाहे आइलैंड पर बैठे हों चाहे किसी घर के किसी कोने में बैठे हो हर जगह नेटवर्क मिल जाएगा। तो यही है हमारा रैन, ठीक है। फिर है हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है WHO के द्वारा। इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही थी तब ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इसको रिलीज़ किया WHO काउंसिल ने, ठीक है। 2020 में ये फॉर्म हुई थी ये काउंसिल जो कि रिस्पॉन्स करती थी कोविड-19 पैंडेमिक को। तो इसमें बताया गया है कि जो कैसे इकोनॉमिक शिफ्ट हम देखने को मिल रहा है जिससे कि हर किसी को हेल्थ जो है अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पर है कई पिलर्स हैं जैसे कि वैल्यूइंग हेल्थ फॉर ऑल, जिसमें हम हेल्थ और वेलबींग को ट्रीट करेंगे। हेल्थ वर्कर्स जो हैं हेल्थ सिस्टम इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के को मानकर ही ट्रीट करेंगे, हेल्थ को एक ह्यूमन राइट मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग हेल्थ फॉर ऑल। तो इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अप्रोच लेकर आएंगे कि लॉन्ग टर्म फंडिंग करें लोगों की हेल्थ में। इनोवेटिंग फॉर हेल्थ फॉर ऑल, तो इसमें हम सिंबॉलिक पब्लिक प्राइवेट अलियांस करेंगे जिससे कि हम क्या कर सकें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना सकें जिससे कि हेल्थ जो है लोगों की इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग पब्लिक कैपेसिटी फॉर हेल्थ फॉर ऑल। तो पब्लिक कैपेसिटी है ये, इसमें क्या है जितनी गवर्नमेंट एजेंसी है वो सब साथ में मिलकर आएँ और काम करें, ठीक है, लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की जो कि ये असेंबली जेनेवा में हर साल होती है। इसको डेलीगेशन जो WHO मेंबर स्टेट से वो अटेंड करते हैं, ठीक है, और हेल्थ एजेंडाज जो अलग अलग हैं उन पर ये बात करी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ एंड टू कोविड-19 एज फीक। तो WHO ने क्या करा है, इस डिक्लेयर किया है एंड टू कोविड-19 एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कोविड-19 को डिक्लेयर की थी WHO ने उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। तो डिक्लेरेशन जो है ये रिकमेंडेशन किसकी थी, इसमें 15th मीटिंग जो हुई थी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 की इमरजेंसी कमेटी के द्वारा ये डिक्लेरेशन दी गई थी, ठीक है, जिसको WHO ने डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी इसको एंड कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की जो डेथ है वो भी कम हो रही है, कोविड-19 से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहे हैं और अब जो है इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है लोगों में कोविड-19 के अगेंस्ट। तो अब इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हमने बताया था WHO ने कहा था, अब इसको उस चीज़ से एंड कर दिया गया, उस चीज़ को अभी हटा दिया गया है।
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात करें तो ये क्या होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है जिसमें पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे स्टेट्स में भी। इंटरनेशनल स्प्रेड होता है, डिजीज़ जो है सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर फैल जाती है और हमें सबका साथ चाहिए होता है उससे फाइट बैक करने के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम किसी भी बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि लीगली बाइंडिंग रहती है 196 कंट्रीज़ पर। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स जो है चर्चा में बना है। WHO ने कहा है जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो मंकी पॉक्स के लिए लेकर आए थे उसको भी एंड करा है WHO ने। मंकी पॉक्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलता है, बट इंडिया में भी अभी हमने इसके ट्रेसेस देखे थे। वायरस जो है ये पॉक्स वाइडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो है अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको भी ये हो सकता है। मतलब क्या है कि स्प्रेड करता है, ठीक है, एनिमल्स से भी फैल जाता है और इंसान जो कि इन्फेक्टेड है उसके पास जाने से फैल जाएगा। फीवर, रैशेस, स्वॉलन लिम्फ नोड, हेडेक ये सब हो जाता है। कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसके लिए अभी अप्रूव्ड नहीं है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, ठीक है। तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है GSK RSV जो कि वर्ल्ड की पहली RSV वैक्सीन है ओल्डर अडल्ट के लिए। ये ग्लोबली प्रिवेंट कॉज है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जितने भी इस ग्रुप में होते हैं। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन की बात करें तो फर्स्ट इन्फेक्शन जो है वो उसमें क्या होता है, सीवियर ब्रोंकियोलिटिस हो सकता है जो कि कभी कभी फैटल भी, घातक भी साबित हो सकता है। RSV जो है ये इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हो रही है कि इंपॉर्टेंट पैथोजन है ओल्डर अडल्ट में, ठीक है। फिर है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थर्ड फेज जो है इसका यूज अभी लॉन्च करा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2017 से अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ये कोल इंडिया CSR फंडेड हीमाटोफिटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है जो कि वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी देता है उन लोगों के लिए जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, ठीक है, और अंडर प्रिविलेज्ड है। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जहाँ पर बॉडी जो है वो इतनी प्रोटीन नहीं बनाती, जिससे एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो नहीं बनाई जाती है ब्लड के द्वारा इसमें, और इससे क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क, इसको लॉन्च किया WHO ने, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें हम स्विफ्टली जो डिटेक्ट कर पाएंगे जो इन्फेक्शियस डिजीज से थ्रेट है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे जैसे कोविड-19, और इसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देंगे जिससे कि इसकी स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगी। नेक्स्ट है एसिनोटोबैक्टर बाउमन्नी। तो साइंटिस्ट जो है वो AI का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जो नया एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया जाए जो कि एसिनोटोबैक्टर बाउमन्नी को किल कर पाए। एसिटोनोबैक्टर जो है ये ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि हमें इन्वायरमेंट में मिलता है, जैसे सॉइल में मिलेगा, वाटर में मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इससे जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो इन्फेक्शंस हम देखने को मिलते हैं बॉडी में ह्यूमन के, उसमें मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है एसिटोनोबैक्टर बाउमन्नी। इससे इन्फेक्शंस ब्लड में हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, लंग्स में भी हो सकते हैं। ये क्रिटिकल थ्रेट भी माना गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नोटिफाई किया है मेट्रो रेलवेज के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू का ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वो मेट्रो रेल से भी हो सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन जो ऑर्गन्स का ट्रांसपोर्टेशन ये हो सकता है। अभी तक जो रूल थे उसमें ये जो ब्लड ड्राइड कोगुलेटेड डिकम्पोज्ड ह्यूमन या एनिमल कॉर्पसेस कार्कासेस जो है डेड एनिमल के, बर्ड के, बोन के, इनको ह्यूमन स्केलेटन को, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को अभी ट्रांसपोर्टेशन करना मना था मेट्रो से, लेकिन अब ये अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। पोर्टेबल रेडियो डिवाइसेस जो हैं जिसमें रिस्क है रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क का, कम्युनिकेशन का, वो भी प्रोहिबिटेड है रेल सर्विस से, मेट्रो रेल सर्विस में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफैट। तो WHO ने ट्रांसफैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम को खोला है, ठीक है, मतलब उसको ओपन कर दिया है। कंट्री जो है वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। WHO वैलिडेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांसफैट एलिमिनेशन जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा मेंबर स्टेट्स को कि उनमें क्या है, नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि जो ट्रांसफैटी एसिड है इसको हम एलिमिनेट कर सकें नेशनल फूड सप्लाई से। कंट्रीज़ जो है अब उनको वो अप्लाई कर सकती हैं WHO वैलिडेशन सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। अभी तक 44 कंट्रीज़ जो इंडिया भी जिसमें है उनमें बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज़ हैं जिससे कि हम ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं इनको हम क्या कर
पा रहे हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रांस फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस होते हैं। कॉमनली जो हम मार्गरीन के प्रिपरेशन में जिसका यूज़ करते हैं या फिर कॉमर्शियली बेक्ड फ्राइड फूड्स में इसका यूज़ करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरली अकरिंग, दूसरा होता है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड। नेचुरली अकरिंग जैसे कि डेयरी मीट प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है वो जो है लिक्विड जो ऑयल होता है हमारा, उसको घी बनाने में मदद करता है। जैसे हम देखते हैं ना, अभी तक ऑयल था, उसको हमने क्या करा है, अब उसमें हाइड्रोजन मिला दिया और इससे ये वनस्पति घी बन गया। तो ये क्या है, जो घी है ना वो ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट जो है ये सोर्स है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, जैसे हार्ट अटैक वगैरह इससे हो सकता है। तो इसके लिए रिप्लेस लेकर हम आए हैं जिसमें रिव्यू करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेजिस्लेट करेंगे, एक्सेस करेंगे, क्रिएट करेंगे और एनफोर्स करेंगे अपने जो रेगुलेशंस हैं, जिससे कि क्या हो कि हम ट्रांस फैट को ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है राइस फोर्टिफिकेशन। तो अभी जो यूएन की एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पायलट प्रोजेक्ट है राइस फोर्टिफिकेशन को लेकर, इससे अनीमिया में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 4 लार्ज स्केल पायलट्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हुए हैं। 3 जो है स्कूल लंच में हुए, एक बार इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में हुए हैं। जब इसकी सक्सेस को हमने देखा 2021 में, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो भी हमारी जो फूड बेस्ड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से जो खाना मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर, उसमें जो राइस दिए जाएंगे वो फोर्टिफाइड होंगे। 2024 तक ऐसा हो जाएगा। फोर्टिफिकेशन की बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेलिबरेटली क्या करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और ज़्यादा ऐड कर देते हैं फूड में, ठीक है। अब राइस फोर्टिफिकेशन के अंडर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, ये सब ऐड किए गए हैं जिससे कि न्यूट्रिशनल बूस्ट मिल सके फूड को। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो हम जो मल न्यूट्रिशन है उससे कम्बैट कर पाएंगे, अनीमिया से कम्बैट कर पाएंगे। जो क्रेटिनिज्म है, ग्वाइटर है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, ब्रेन डैमेज है, फीटल और न्यूनेटल हेल्थ है, ये सब इम्प्रूव होंगी और जो ये बीमारियां हैं वो उनसे हम अवॉइड कर पाएंगे। फिर राइस फोर्टिफिकेशन इंडिया में क्या है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल हैं जैसे कि डस्टिंग, कोटिंग, एक्सट्रूजन, तो ये तीनों राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। इंडिया में एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे मिल्ड राइस को पल्वराइज किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है प्रीमिक्स क्वान्टिटीज से, ठीक है। फिर है फिशन मोलिब्डेनम 99। प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है ट्रॉम्बे कैंपस में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, वो नेशन के लिए इन्होंने डेडिकेट करा है। तो मोलिब्डेनम 99 क्या है, ये पेरेंट आइसोटोप है टेक्नेटियम 99 का। ये TC99M है, ये यूज़ किया जाता है डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए। ये स्पेशली यूज़ होता है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में, क्योंकि ये जो है केमिकली इनकॉर्पोरेट हो सकता है स्मॉल मॉलिक्यूलर लिगेंड्स और प्रोटीन्स में। नेक्स्ट है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो एक रीसेंट स्टडी जो हुई है उसमें बताया गया है कि कैल्शियम 41 को भी हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन 14 की जगह। कार्बन डेटिंग जैसे हम करते हैं वैसे हम कैल्शियम 41 का भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम 41 की बात करें तो हाफ लाइफ जो है इसकी वो रेयर लॉन्ग लिव्ड रेडियोस्केप है। हाफ लाइफ जो है इसकी वो 99,400 ईयर्स की है। अवेलेबल है, ये हर जगह मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। अक्रेंस अगर हम बात करें तो कार्बन 14 के मुताबिक ये लेस फ्रिक्वेंटली अकर करता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 डेटिंग जो है ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की एज को। लिमिटेशन क्या है, तो अनस्टेबल रहता है कार्बन 14 और वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। हाफ लाइफ इसकी सिर्फ 5,700 साल की ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 50,000 साल पुराना है तो उसके एज को ही डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इसी के साथ में हमारी जो साइंस एंड टेक का पार्ट है और उसी के साथ में हमारी जो मई मंथ की विजन IAS है की मैगजीन है वो पूरी की पूरी कवर होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, नींद नहीं आई होगी करंट अफेयर के नाम सुनकर। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।